आज हम पढ़ेंगे फाइबर चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, जो कि क्लास 7th का 3rd चैप्टर है। तो उसकी आज हम अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। तो हमें पता है कि फाइबर से ही फैब्रिक मिलता है। सबसे पहले जो हमारी जर्नी किससे स्टार्ट होती है, वो होती है टू ऑब्टेन द फाइबर। फिर फाइबर जो हमारा रॉ मटेरियल है, उससे कि हमें फैब्रिक मिलता है। जैसा कि आप आपको पता ही है कि कोई भी मैट होता है वो क्या होता है, किससे बना होता है, वो हमारा फैब्रिक होता है। किससे बना होता है, वो थ्रेड से। उसी को हम बोलते हैं फाइबर। इसमें से हम इस चैप्टर में पहले हम क्लॉथ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइबर नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। तो जैसे कि द 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर। वी नो दैट द क्लॉथ्स fabric that we normally wear are of cotton, silk, nylon, wool, etc. These clothes are made from fibers. आपको पता है कि ये सारे क्लॉथ्स किससे बने होते हैं, फाइबर से, विच आर नेचुरली अवेलेबल टू अस एंड और आर मैन मेड। अब हमें पता है कि भी जो फाइबर होता है वो नेचुरली भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। जैसे कि आपने कॉटन के क्लॉथ्स पहने हैं, तो कॉटन क्या होता है, कॉटन तो नेचुरल फाइबर है, क्योंकि कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन हमें प्लांट से मिलता है। सिमिलरली वूल का जो कुछ पहना हमने कुछ वूल का अगर पहना हुआ है, तो वो जो वूल है तो वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है शिप की जो स्किन होती है या फर होती है, उससे मिलेगा। कुछ फाइबर जो होते हैं वो होते हैं मैनमेड फाइबर होते हैं, जैसे नायलॉन और नायलॉन जैसे ये हो गए ये वो फाइबर हैं जो मैनमेड हैं, बिकॉज ये किससे बने, मशीन से। तो ये दो अलग अलग टाइप्स हो गए फाइबर टू फैब्रिक के। बट ये जो हमारा चैप्टर है वो है फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हम एनिमल्स फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट्स फाइबर जो होगा उसमें हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो अब हमें पता है कि ये जैसे हो गया प्लांट फाइबर और ये हो गया एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर के पॉइंट्स क्या होंगे हमारे, कॉटन और फ्लैक्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, कॉटन और फ्लैक्स। और जो एनिमल फाइबर होता है उसके दो टाइप्स होंगे, कौन से होंगे, सिल्क और वूल। तो ये हमारे प्लांट फाइबर के और एनिमल फाइबर के अलग अलग टाइप्स हो गए। तो अब हम पढ़ेंगे इनको दोनों को अलग अलग, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर हम पढ़ेंगे शॉर्ट में। तो अब हमारा प्लांट फाइबर आता है। प्लांट फाइबर मेनली कॉटन एंड फ्लैक्स आर मेजर नेचुरली सेलुलोज फाइबर्स। कॉटन अ सीड फाइबर grows with in a pod or ball from developing seeds. Flax is obtained from the stem and root of the plant. अगर आप प्लांट फाइबर को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपने 6th क्लास के चैप्टर में फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारा आता है एनिमल फाइबर्स। तो सिल्क इज द सिक्रेशन ऑफ सिल्क कैटरपिलर एंड वूल इज द हेयर एंड फर ऑफ एनिमल्स। तो अब हमें पता है कि चैप्टर का नाम है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। इन्हें फाइबर से ही फैब्रिक मिलेगा, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो फाइबर जो होंगे, फाइबर से ही फैब्रिक मिलेगा और फैब्रिक को डिज़ाइन करके क्लोथ्स बनाए जाते हैं अपनी नीड्स के हिसाब से। तो ये मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि फाइबर्स के दो टाइप्स हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर्स, एक होता है मैनमेड फाइबर। प्लांट फाइबर हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास प्लांट फाइबर के हमने सारा डिस्कस कर लिया और एनिमल फाइबर भी आगे हम डिस्कस करते हैं। एनिमल फाइबर क्या होता है कि सिल्क इज द सिक्रेशन ऑफ सिल्क कैटरपिलर एंड वूल इज द हेयर एंड फर ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स फाइबर की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वर्म से। तो सिल्क वर्म वो एक ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिससे कि हमें सिल्क मिलता है। तो अब हमें वूल कहाँ से मिलता है, वूल हमें मिलता है, हमें पता ही है कि स्किन ऑफ शिप से, जो शिप की स्किन होती है उससे हमें मिलता है वूल। और शिप के अलावा हमारे पास और भी कई एनिमल्स होते हैं जिससे हमें वूल मिलता है। तो क्या हो गया कि जिनकी स्किन होती है आउटमोस्ट कवरिंग जिनकी स्किन होती है, हेयर होते हैं या फर होती है, उससे मिलता है हमें वूल। तो अब हम बेसिकली एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से ये दो आते हैं। एनिमल फाइबर्स के दो टाइप हैं, एक है सिल्क और एक है वूल। तो पहले हम पढ़ेंगे सिल्क। सिल्क क्या चीज़ है, सिल्क इज एन एनिमल फाइबर विच इज़ सॉफ्ट एंड लस्ट्रस। सिल्क क्या होता है, अब हमें सिल्क के बारे में पढ़ना है। सिल्क क्या होता है, सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क की हिस्ट्री कहाँ से आई, सिल्क कहाँ से मिला। आपको पता है कि सिल्क को बनाने वाले सबसे पहले लोग कौन थे, दे वर चाइनीज़।
कब थे? 6000 ईयर्स एगो। तो आपने देखा होगा कि अपनी जो आपकी मदर की साड़ी होती है वो कैसी होती है? इट्स वेरी शाइनी। जो सिल्क की साड़ी होगी वो बहुत ही शाइनी होगी। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो शाइनी है ना, उसका मतलब ये होता है हमारा कि वो क्या है? लस्ट्रस है। लस्ट्रस को हम शाइनी बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो मतलब कि ये सिल्क बनाने का क्रेडिट है ये किसको जाता है? चाइनीज़ को। मतलब कि जो सिल्क मिला है हमें, सिल्क वॉर्म से मिला है, तो ये सारा प्रोसेस इसी को हम ये सारा क्रेडिट हमें कहाँ से मिला है? चाइनीज़ से, मतलब कि हमें सिल्क मिला है। चाइनीज़ की हेल्प से ही हमें सिल्क प्राप्त हुआ है या मिला है। तो अब कहाँ से आता है सिल्क? सिल्क फॉर्म से ही आया है। तो ये सारा प्रोसेस है, इसी को हम बोलेंगे सेरीकल्चर। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। सिल्क इज एन एनिमल फाइबर विच इज सॉफ्ट एंड लस्ट्रस। द हिस्ट्री ऑफ सिल्क इज अबाउट 6000 ईयर्स ओल्ड। इट वाज डिस्कवर्ड बाय चाइनीज। ये हम पढ़ चुके हैं। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू लर्न हाउ टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, कि हम मतलब फाइबर से सिल्क वॉर्म्स कैसे मिलेगा। द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स फ्रॉम सिल्क मोथ्स इज नोन एज सेरीकल्चर। इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। तो अब इन अ सिल्कवॉर्म फीमेल सिल्क मोथ्स आर केप्ट इन सेपरेट लाइन्स बैग्स वेयर दे ले 200 to 500 एग्स इन द बैग्स। अब क्या होता है कि जो मतलब कि हमारी जो ये इसमें क्या होता है सिल्क में, सिल्क वॉर्म में कि एग्स ले करते हैं और डिफरेंट फॉर्म ले लेते हैं। तो एग्स कौन ले करेगा? फीमेल्स एग ले करेंगी। तो एग्स को बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है। तो जो मतलब कि बैम्बू ट्रेज में रख देंगे या फिर इनक्यूबेटर्स में रखेंगे। द एग्स चूजन फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क आर केप्ट इन perforated cardboard boxes or on bamboo trays placed incubators to keep them warm। जो वार्म होता है उसको हम कहाँ रखते हैं? या तो मतलब कि बैम्बू ट्रेज में रखेंगे या फिर कहाँ रखेंगे? इनक्यूबेटर्स में। तो अगर मैं बात करूँ कि एग्स को वार्म कहाँ से मिलती रहेगी, तो वो आगे सिल्क वार्म में कन्वर्ट होगी। तो ये वार्म जो होती है नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। अगर आर्टिफिशियल वॉर्म चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलेगी? इनक्यूबेटर्स मशीन से। तो इसलिए इन एग्स को बैम्बू ट्रेज में या इनक्यूबेटर्स में रख सकते हैं ताकि उन्हें वॉर्म मिलती रहे। तो नेक्स्ट आता है हमारा a tiny worm about 1/4 of an inch long is hatched from each eggs। जो हमारा ये टाइनी वॉर्म होता है, ये टाइनी सिल्क वॉर्म होता है, उसकी लेंथ होती है 1/4 इंच लॉन्ग। जब एग होता है तो उसके बाद उसकी एग लेंथ बढ़ती जाती है। जब एग होता है तो वो उसकी लेंथ कितनी होती है? 1/4 इंच। बट जब वो मतलब कि बढ़ती जाती, जब वो आगे आगे प्रोसेस करता है तो क्या होती है? उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। तो जो कहाँ से निकलता है? सिल्क वॉर्म से। तो ये जो एग होता है वो कितने इंच का होता है? 1/4 इंच। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फीड करने लग जाता है। तो वो कहाँ पे फीड करता है? मलबरी लीव्स पे। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको कि देयर आर प्लेस्ड ऑन बैम्बू ट्रेज कवर्ड विद स्ट्रॉ मॉस मैट्स ऑन विच सिलेक्टेड मलबरी ट्री लीव्स आर लेड। तो जब वो मतलब कि मलबरी लीव्स पर फीड करता है तो उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो इट इज एस्टिमेट दैट ईच वॉर्म ईट्स अबाउट 30,000 टाइम्स इन इनिशियल वेट, और 30,000 टाइम्स उसका इनिशियल वेट होता है। और ड्यूरिंग दिस स्टेज द सिल्क वॉर्म मॉल्ट्स शेड इट्स स्किन। तो अब वो अपनी स्किन को शेड करता है और बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो उसकी लेंथ भी कितनी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? फिर एक प्रोटीन सीक्रेट होता है, उसे हम बोलते हैं फाइब्रोप्रोटीन। और वो प्रोटीन अपने आसपास उसको जब लपेट लेता है तो उसे हम बोलते हैं प्यूपा। और ये जो प्यूपा होता है वो कहाँ, उसमें से जो निकलेगा उसे हम बोलेंगे अडल्ट सिल्कवॉर्म। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज द सिल्कवॉर्म मोल्ड्स 4 times fine gloomy filaments exude from 2 openings under the worm's mouth. The filaments are hardened when exposed to air. The worm covers itself with these filaments, and when the cocoon is complete is about 3 days, it sleeps for 15 to 20 days. तो ये जो सिल्क वॉर्म है मलबरी लीव्स पर फीड करके बड़ा हो जाता है और उसके माउथ से जो भी मतलब कि निकलता है, जो थोड़ा सा प्रोटीन सीक्रेट होता है, वो जो सीक्रेशन होती है उसके माउथ के अंदर ही होती है। प्रोटीन सीक्रेट्स अंडर द माउथ। तो वो जो हमें मिलता है, जो उसमें से निकलता है तो माउथ से, तो वो क्या करता है? काफ़ी हार्ड फॉर्म ले लेता है।
तो ये द फिलामेंट्स आर हार्डन व्हेन एक्सपोज टू द एयर। जब वो मतलब कि एयर के कांटेक्ट में जब वो बाहर निकलेगा तो एयर के कांटेक्ट में आएगा, जो उसमें से सीक्रेट होगा, तो वो जो बाहर आएगा तो एयर के कांटेक्ट में आने से उसका वो क्या होता है, वो मतलब कि हार्ड फॉर्म ले लेता है। तो जो सॉफ्ट सिक्रेशन के बाद आसपास जो उसकी लेयर बन जाती है, तो इस लेयर के बाद 20-30 डेज के लिए वो स्लीप कर लेता है स्लीप कर लेता है। और जब वो पूरा कोकून बन जाता है तो अब क्या होगा, कोकून के बनने के बाद सिल्क ऑब्टेन करता है। जो कोकून के अंदर सिल्क वॉर्म है उसे पूरा किल करना पड़ता है। द वॉर्म आर इटसेल्फ विद दीज फिलामेंट्स एंड व्हेन द कोकून इज कंप्लीट इन अबाउट 3 days इट स्लीप्स फॉर 15-20 days। तो उसे पूरा किल करना पड़ेगा ताकि वो मतलब कि पूरा का पूरा सिल्क वॉर्म ऑब्टेन कर ले। अगर हम इसे किल नहीं करते तो क्या होता है कि 15 डेज के बाद वो बाहर निकल जाता है और ये कवरिंग जो होती है वो सारी टूट जाएगी और वो हमें डिजायर क्वालिटी का सिल्क नहीं मिल पाएगा। फिर हम इस कोकून को बॉयल कर देते हैं और सिल्क वॉर्म जिससे कि मर जाते हैं। तो फिर हम इजीली आउटर कवरिंग को रिमूव कर लेते हैं और सिल्क फाइबर हमें मिल जाते हैं। तो द कोकून्स आर बॉइल्ड इन हॉट वाटर और फ्यूमिगेटेड टू किल द लार्वाज विद इन द सिल्क फाइबर्स आर देन सेपरेटेड आउट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क। तो अब सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड्स। तो जो मतलब कि हमें सिल्क मिलते हैं वो सिल्क थ्रेड्स में बदल जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क इन शॉर्ट। कोकून, हम पहले क्या करते हैं, कोकून को बॉयल करते हैं। जब हमारे जो मलबरी लीव्स पर जो वो होती है क्या कहते हैं फीमेल एग्स ले करती है, तो उससे उस सारे प्रोसेस से हमें क्या मिल जाता है, कोकून को बॉयल किया जाता है और सिल्क मिलता है हमें उससे, या उसे एक्सपोज टू स्टीम किया जाता है। तो रीलिंग द सिल्क, तो उसके बाद क्या करते हैं, रीलिंग द सिल्क। फिर उसके बाद रीलिंग द सिल्क करके सिल्क को रील करने के बाद क्या मिलता है हमें, सिल्क थ्रेड जब मिल जाता है तो उसके बाद क्या होगी, वीविंग जिससे कि मतलब कि हमारे क्लॉथ्स वगैरह बनने में हेल्प होती है। तो इसको हम एक डायग्राम से भी देखते हैं। ये हमारी जो है सबसे पहले क्या है, हमारी एग्स ऑन मलबरी लीव्स। ये जो हमारी फीमेल है, ये फीमेल क्या करेगी, मलबरी लीव्स के ऊपर एग्स ले करेगी और उसके बाद जो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, वो कैटरपिलर को हम सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं। और सिल्क वॉर्म को जब ये इसकी लेंथ होती है 1/4 इंच, तो जो ये 1/4 इंच का जब बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम मतलब कि, और जब कैटरपिलर रेडी हो जाता है और अपने नेक्स्ट स्टेज में जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि प्यूपा। तो नेक्स्ट आ गया हमारा जब ये बड़ा होके मतलब कि लेंथ इसकी बड़ी हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे कोकून। तो कोकून का ये अंदर वाला प्रोसेस है। अगर हम इसको मतलब कि आगे प्रोसेस नहीं करते, इसका सिल्क नहीं बनाते, तो इससे हमें क्या मिलता है, अडल्ट सिल्क मोथ्स। तो नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद टाइप्स ऑफ सिल्क। हमें पता ही है कि दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क विच डिफर इन क्वालिटी एंड टेक्सचर बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोथ्स। तो आपको पता ही है कि हमें भी कितने टाइप्स का सिल्क होता है, जैसे कि वो हो गया मलबरी सिल्क हो गया, टस्कर हो गया, मोगा हो गया, या फिर मतलब कि जैसे आपको पता है कि अलग अलग तरह के सिल्क होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर एंड इट्स लक्सचरस। ये भी आपको पता है कि भी ये मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है और शाइनी भी है। तो आगे जैसे इट इज़ वर्सटाइल एंड कंफर्टेबल। हम सिल्क के कपड़े पहनते हैं, कितने कंफर्टेबल हैं ये आपको पता ही है। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, और ये मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ सिल्क, मेडिकल ड्रेसिंग एंड स्ट्रक्चर मटेरियल्स। तो ये मेडिकल ड्रेसिंग में भी काम आता है। और नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ फिशिंग फाइबर्स, और उसके बाद है पैराशूट्स बनाने में भी काम आता है। और फोर्थ आता है हमारा कंफर्टर फीलिंग्स। आगे हम पढ़ते हैं कि हेल्थ हैजार्ड्स इन द सिल्क इंडस्ट्रीज। जो हमारे की ये सिल्क इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उन फार्मर्स को क्या लॉस होता है, क्या मतलब कि डिसीजेज हो जाते हैं। तो उस टाइप से मतलब सिल्क का काम करने से उनको क्या क्या डिसीज होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी डिसीज आर लाइक अस्थमा, ब्रोंसिस एक्सेट्रा
are the common among workers due to inhalation of foul smelling vapors when the cocoons are undergoing steaming, reeling, etc. तो जब मतलब कि सिल्क के साथ हम वो काम करते हैं तो जो सिल्क फार्मर होते हैं जो वहाँ काम करते हैं उन्हें एक डिसीज़ हो जाता है। उस कैसे होता है वो डिसीज़, जब कोकून को बॉयल किया जाता है तो उनमें से क्या होता है, वेपर्स निकलते हैं। तो उन वेपर्स में जब वो स्मेल करते हैं तो उन्हें कैसे कैसे डिसीज़ होते हैं, जैसे कि अस्थमा या ब्रोंचिटिस। और उनसे क्या होता है, और सेकंड आता है हमारा ये स्केबीज एंड स्किन। तो इन्फेक्शन आर कोज्ड एट द वर्कर्स यूजुअली डिप देयर हैंड्स इन बॉइलिंग वाटर व्हाइल बॉइलिंग द कोकून्स। तो वो क्या करते हैं, उन मतलब जो फार्मर्स काम करते हैं कोकून को जब बॉइलिंग वाटर में बॉयल किया जाता है, गर्म पानी में मतलब जब डाला जाता है तो फार्मर्स को उनमें अपने हैंड डीप करने पड़ते हैं, तो जिससे कि उन्हें मतलब कि स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो वो इसी तरह से मतलब कि अगर जब वो मतलब कि सिल्क का ये बॉयल वाला काम करते हैं या कोई भी सिल्क बनाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने मतलब कि हाथों में हैंड्स में ग्लव्स पहनते हैं या फिर वो क्या करते हैं मतलब कि अपने नोज पे मास्क वगैरह लगा के आगे अपना प्रोसेस चलाते रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये सिल्क का प्रोसेस सारा समझ में आ गया होगा, भी टाइप्स ऑफ सिल्क, यूजेस ऑफ सिल्क सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं वूल, कि वूल हमें कहाँ से मिलता है। मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है वूल। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क की हिस्ट्री, कोकून कैसे बनता है और कोकून से हमारी मतलब कि आगे हमें सिल्क कैसे मिलता है, टाइप्स ऑफ सिल्क, यूजेस ऑफ सिल्क, प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क या प्रोसेस ऑफ सिल्क, ये सारा हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। नेक्स्ट हमारा आता है एनिमल फाइबर्स का दूसरा पार्ट, वूल। तो वूल हमें आपको पता है कि वूल कहाँ से मिलता है वूल, वो तो आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल्स, जिन एनिमल्स में हेयर होते हैं या फर होती है, जैसे कि शिप, आपको तो पता ही है कि शिप में फर होती है तो शिप से हमें वूल मिलता है। बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कि जिनसे हमें वूल मिलता है। तो वूल इज द फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम द हेयर्स ऑफ शिप एंड गोट्स, द हेयर ऑफ अदर मैमल्स सच एज अल्पैकास, कैमल, याक में ऑल्सो बी कॉल्ड वूल। तो it is only related to sheep, it is not only related to sheep, it can also other animals, goat, yak, alpacas। तो इनसे मतलब कि जो हम वूल को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है शीप ब्रीडिंग। आपको पता है कि बायो में ब्रीडिंग क्या होती है, बायो में ब्रीडिंग का मतलब है बायो में ब्रीडिंग का मतलब क्या है, और आगे हम पढ़ते हैं शीप ब्रीडिंग। तो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वूल डिपेंड्स अपॉन द ब्रीड ऑफ द शीप। तो क्या होता है कि हमें मतलब कि अगर हमें शिप से वूल मिलेगा तो वूल की क्वालिटी भी अलग अलग होगी। अगर हमें डिज़ायर वूल चाहिए जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे कि कुछ काउज होती हैं तो क्या होता है, उनमें कुछ काउज ज़्यादा मिल्क देती हैं और कुछ काउज जो होती हैं वो कम मिल्क देती हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा दूध देने वाली काऊ चाहिए होती है। तो इसी तरह से सिमिलरली शिप की बात करें तो अच्छी क्वालिटी का वूल भी हो और ज़्यादा भी हो तो इसलिए की जाती है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वूल डिपेंड्स अपॉन द ब्रीड ऑफ द शिप। सम ब्रीड्स ऑफ शिप कैन हैव फाइन हेयर वाइल अदर्स एंड कोर्स हेयर। ये हम पढ़ चुके हैं कि हमें मतलब कि ज़्यादा क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी का वूल कैसे मिलेगा, कि हमें मतलब कि उसके लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग करनी होती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है, अगर मुझे फाइन हेयर चाहिए तो क्या करूँगी, मैं फाइन हेयर वाली शिप ब्रीड करूँगी। अगर मुझे कोर्स हेयर वाला वूल चाहिए तो मैं कौन सी शिप ब्रीड करूँगी, कोर्स हेयर वाली। तो इसी तरीके से स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वूल भी आ जाएगी, तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो शिप आर सिलेक्टिव ब्रीड टू गेट ऑफ थिंग्स विद डिजायर्ड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस ऑफ वूल। तो प्रोसेस ऑफ वूल जो होता है वो हमारा कितने स्टेप्स में होता है, 4 स्टेप्स में। 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट आता है हमारा शेयरिंग, नेक्स्ट आता है हमारा स्कोरिंग, फिर होती है उसकी सॉर्टिंग, लास्ट हमारा मतलब कि हमें क्या मिल जाता है, फैब्रिक। अब शेयरिंग कैसे होती है, शेयरिंग इज डन मैनुअली बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ स्क्वीजर और इलेक्ट्रिकल ड्राइवर शेयर्स। तो एक शिप के मतलब कि जो फर होती है या बाल हेयर होते हैं उसको मतलब कि अलग अलग तरीक़ों से उतारा जाता है या काटा जाता है। जैसे कि आजकल तो मतलब कि जो होती है ये शेयरिंग होती है वो फैक्ट्रीज़ के जो इलेक्ट्रिकल मेथड से है वो मतलब शेयरिंग होती है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे आपका कभी मुंडन हुआ होगा तो उसमें मतलब कि आपको पता है कि उसमें दर्द नहीं होता, तो इसी तरह से मतलब कि जब शिप की शेयरिंग की जाती है तो
उसमें उसको भी पेन बहुत ही कम होता है। तो इसी तरह से हमारी होती है शेयरिंग। नेक्स्ट हमारा आता है स्कोरिंग। स्कोरिंग कैसे होगा? स्कोरिंग से पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम लाइव शिप इज कॉल्ड क्लिप्ड वूल। जब अगर हमारे हम अगर हमें मतलब कि जो हमारी शिप अगर लाइव है तो उसमें से वूल मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लिप्ड वूल। और अगर हमारी डेड शिप है तो उसमें से अगर हमें वूल मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे? पुल्ड वूल। नेक्स्ट आता है हमारा स्कोरिंग। स्कोरिंग पे क्या होता है? द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by machines. तो क्या होता है भाई? शिप पर इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, शिप पर क्या होता है? डस्ट भी हो सकती है। उसको वॉश करने के बोलेंगे तो उसको क्या करा जाए? उसको क्या किया जाएगा? उसको मतलब वॉश करने के लिए टैंक्स में डाला जाता है और रिमूव उससे क्या होता है? उसकी सारी डस्ट जो मतलब डस्ट होती है या ग्रीस होती है या फिर जो मतलब उसके ऊपर कुछ भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे उतर जाते हैं, धुल जाते हैं, वॉश हो जाते हैं। तो नाउ अ डे स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। तो जो आजकल मतलब कि स्कोरिंग किससे की जाती है? बाय मशीन। नेक्स्ट आता है हमारा सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग में क्या होगा? आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। तो जब स्कोरिंग हो जाती है तो उसके बाद हमारा मतलब कि सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग का क्या मतलब है? अब सॉर्टिंग का मतलब है अब क्या होगा? शिप के वूल को जो मतलब कि वॉश करने के बाद अलग अलग टाइप्स के फाइबर निकालेंगे। तो कुछ फाइबर्स उसमें बड़े होंगे और कुछ फाइबर्स उसमें छोटे होंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉर्टिंग। तो after sorting is done, the hairy skin is sent to a factory where hairs different texture are separated is sorted. The small fluffy fibers called burrs. तो इसमें हम बर्स को भी हाथ से पिक कर लेंगे और सेपरेट कर लेते हैं। जो भी पीपल ये काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। तो हम इसमें बर्स को भी बुर्स जो हमारे मतलब स्वेटर्स के भी कई बार बुर आ जाती है ना, तो उसको भी हम उतारते हैं। इसी तरह से हम मतलब कि उसके ऊपर से भी उतार देते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा द पीपल हु सेपरेट डिफरेंट टेक्सचर इन अ फैक्ट्री गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रेक्स एंड द डिसीज इज कॉल्ड सॉर्टर डिसीज। तो अब जो लोग यहाँ मतलब कि ये सारा काम करते हैं तो क्या होता है कि उनको मतलब कि किसी तरह से ये एक डिसीज हो जाता है। उस डिसीज को क्या बोलते हैं हम? एंथ्रेक्स। शिप की स्किन में एक बैक्टीरिया होगा जो मतलब कि शिप की स्किन में ही फाउंड किया जाता है। तो जो लोग सॉर्टिंग करेंगे उन्हें ये डिसीज हो जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है सॉर्टर डिसीज। तो इसके लिए वो मतलब कि अपना मास्क वगैरह पहनकर सारा ये सॉर्टिंग वाला काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम मतलब कि ये शॉर्ट में रिव्यू देखते हैं इसका। स्किन और फर ऑफ शिप। इसमें क्या किया हमने? पहले फर की स्किन को लिया और या फर ली। तो नेक्स्ट हमारा आ गया शेयरिंग। सेकंड प्रोसेस हमने शेयरिंग किया कि जो मतलब डेड उसकी डेड शिप की स्किन थी उसको मतलब रिमूव कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा स्कोरिंग। इसमें क्या करेंगे हम? सारी मतलब कि जो शिप हो गई उसकी जो हमने वो हेयर वगैरह उतारे हैं उसको हम क्या करेंगे? वॉश करेंगे। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होगा? सॉर्टिंग में मतलब हम क्या करेंगे? उसको डिफरेंट टेक्सचर इज सेपरेट फैक्ट्री, तो उनको अलग कर देंगे। तो फिर आता है रिमूवल ऑफ बुर्स। हम मतलब कि उसको वो बुर्स वगैरह को भी हटा देंगे। नेक्स्ट आता है डाइंग। अब जो फर होती है वो एकदम से मतलब कि कलर्ड नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो फर आती है या वूल आती है वो क्या होते हैं? कलर्ड की होती है। तो वो कैसे होती है कि बाद में सारा प्रोसेस करके उसके बाद उसको डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स में। तो लास्ट हमारा आ जाता है रोलिंग इनटू द यार्न। आगे हमारा यूजेस ऑफ वूल। आपको तो पता ही है कि यूजेस वूल के यूजेस क्या हैं, फिर भी हम इसमें देख लेते हैं। इन एडिशन टू क्लॉथिंग वूल हैज़ बीन यूज्ड फॉर कारपेंटिंग, फेल्ट एंड upholstery. Wool felt is used to absorb noise in heavy machinery and stereo speakers. तो कई बार आवाज़ें मतलब कि इसमें आती हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हैवी मशीनरी एंड स्टीरियो स्पीकर्स। ये हमारे वूल के यूजेस हैं, ये आपको पता ही है अच्छे से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। इट इज़ हार्ड वर्किंग एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये मतलब कि बहुत ही हार्ड वर्क काम करता है और मतलब कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देता है।
और इट इज़ लाइट वेट एंड वर्सटाइल। ये आपको पता ही है कि वर्सटाइल तो है ही है, इसलिए लाइट वेट भी हो जाता है कि जैसे हम कोई कुर्ती पहनना चाहते हैं तो वो पहन सकते हैं, जैकेट पहनना चाहते हैं तो जैकेट पहन सकते हैं। इस तरह से मतलब कि हमारे ये यूज़फुल है। नेक्स्ट हमारा आता है वूल डज नॉट रिंकल ईजीली। आपको पता ही है कि इसको मतलब कि किसी प्रेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वूल के ऊपर हमारे जल्दी से रिंकल नहीं आते। तो इट इज़ रेजिस्टेंट टू डर्ट एंड वेयर एंड टियर। तो ये हमारा मतलब कि जल्दी से, आपको पता ही है कि वूल के कपड़े जो होते हैं, वूलन के क्लॉथ्स होते हैं, वो जल्दी से डर्टी भी नहीं होते। इस तरह हम इन्हें वेयर मतलब कि पहन सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस जो सिल्क हो गया या वूल हो गया, ये सारा समझ में आ ही गया होगा। तो इसी को हम सारे चैप्टर्स को बोलेंगे फाइबर टू फैब्रिक। इसी से हमें मिलता है फाइबर, पहले फाइबर होता है हमारे पास, फिर उससे हमें फैब्रिक मिल जाता है। थैंक यू।